हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है शेर शाह सूरी की प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में, या शेर शाह सूरी के द्वारा जो प्रशासनिक कार्य उसके शासनकाल में किए गए थे या जो भी प्रशासनिक सुधार उसने किए थे उनके बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने समझ लिया था कि कैसे शेर खां या फरीद खां से लेकर के शेर शाह सूरी ने शेर शाह सूरी बनने तक का सफर तय किया। इसके बाद हमने ये भी समझा था कि कैसे बिहार के एक छोटे से क्षेत्र सासाराम से लेकर के वो दिल्ली का सुल्तान बनने का सफर तय करता है। इसके बाद हमने उसके और हुमायूं के बीच में कई सारे युद्ध पढ़े थे। सारी चीजें हमने कल की क्लास में सूरी वंश या शेर शाह सूरी से रिलेटेड पढ़ ली थी। इसके अलावा हमने जो शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया वंश था जिसे हमने सूर वंश कहा था, उसमें आने वाले और जो भी शासक थे उनके बारे में भी पढ़ा था। और इसके बाद अंत में हमने देखा था कि अंतिम जो शासक था सूर वंश का उसका युद्ध होता है हुमायूं के साथ 1555 में सरहिंद का युद्ध। और इसके बाद वापस हुमायूं अपनी गद्दी फिर से प्राप्त कर लेता है और इसके बाद 1556 में जब उसकी डेथ हो जाती है तो अकबर यहाँ पर दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है शेर शाह सूरी की प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में या प्रशासनिक कार्यों के बारे में। और शेर शाह सूरी के द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्य इतने उत्तम किस्म के थे कि इनके प्रशासनिक कार्यों को ही आगे अपनाया जाता है अकबर के द्वारा और इसके आगे आने वाले सुल्तानों के द्वारा। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि शेर शाह सूरी की केंद्रीय शासन किस तरह का था। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि शेर शाह सूरी का प्रांतीय शासन किस तरह से था और इसके बाद उसकी आर्थिक नीतियां कैसी थी या उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे उसका सैन्य विभाग या सैन्य व्यवस्था। इसके बाद उसने कौन कौन सी इमारतें बनवाई, कौन कौन सी सड़कें और रोडें बनवाई और इसके साथ तमाम और कार्य जो उसके द्वारा किए गए हैं उन सबको आज की क्लास में समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि कैसी केंद्रीय व्यवस्था या कैसा केंद्रीय शासन शेर शाह सूरी के समय में हुआ करता था। हम सबको पता है कि इसके पहले भी जब सल्तनत काल चल रहा था या मुगल काल चल रहा था तब भी शक्ति का केंद्र हुआ करता था सुल्तान, यानी जो शासन का प्रमुख होता था वो सुल्तान होता था। जैसे वर्तमान समय में संवैधानिक प्रमुख हालांकि राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन सारी शक्तियां शासन की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। उस टाइम पे हुआ करती थी सुल्तान के पास यानी राजा के पास। तो शासन की जितनी भी इकाइयां होती थी या शासन से संबंधित जितने भी शक्तियां होती थी वो सब राजा के इर्द गिर्द ही घूमती थी। राजा होता था शासन का प्रमुख या शक्ति का प्रमुख। फिर इसके बाद हालांकि शासन का प्रमुख होता था राजा या सुल्तान, लेकिन इनके साथ काम करने के लिए कई सारे मंत्री और विभाग बनाए जाते थे। तो कौन कौन से विभाग बनाए गए थे शेर शाह सूरी के द्वारा, ये हमें समझना है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से मंत्री पद या विभाग बनाए गए थे। पहला विभाग था दीवाने वजारत, जिसे काम दिया गया था लगान या राजस्व वसूलने का, यानी टैक्स वसूलने का काम दिया गया था दीवाने वजारत को। तो ये याद रखना है आपको। फिर दीवान ए अर्ज जो हमने पढ़ा था जिसे बनाया था बलबन ने। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए एक सैन्य विभाग बनाया था और उसका नाम रखा था दीवान ए अर्ज। उसी से प्रेरित होकर के ये बनाया गया था या उसी का दूसरा नाम था दीवान ए आरज। ये सैन्य विभाग हुआ करता था। फिर इसके अलावा दीवान ए रसालत होता था एक विभाग जो विदेशी मामलों को देखता था कि किस तरह के संबंध हमें पड़ोसी राज्यों के साथ रखने हैं, किस तरह के संबंध हमें विदेशी जितने भी राज्य हैं उनके साथ रखना है। तो दीवान ए रसालत आपको याद रखना है, विदेश मामले से संबंधित विभाग था। इसके बाद दीवान ए इंसा था। दीवान ए इंसा पत्र व्यवहार करने का काम करता था, या अगर राजा के द्वारा कोई आदेश दिया जाता था, कोई ऑर्डर दिया जाता था तो उसको लिखने का भी काम दीवान ए इंसा के द्वारा किया जाता था। तो एक तरह से लेखा करने का काम
या लिखने का काम जो विभाग करता था उसे कहा जाता था दीवान ए इंसा। फिर दीवान ए काजा एक विभाग होता था। काजा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दीवान ए काजी जो होते थे ये उसी से रिलेट करके आपको याद रखना है, इसे ही दीवान ए काजा कह दिया गया था। ये न्याय विभाग होता था, यानी अगर राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक या दीवानी मुकदमा होता था तो उसको सुनवाई करने का काम केंद्र के स्तर पर करता था दीवान ए काजा। तो न्याय विभाग था, ये याद रखना है। इसके बाद दीवान ए वरीद एक विभाग हुआ करता था जो गुप्तचर विभाग होता था, यानी इसमें राज्य में क्या चल रहा है, कौन कौन से काम अंदरूनी तौर पर किए जा रहे हैं, या राज्य के भीतर जो अधिकारी होते थे, अमीर होते थे, या राजा के पड़ोसी या रिश्तेदार होते थे, उनके अंदर कैसी कैसी षड्यंत्र चल रहे हैं, कैसी कैसी जो गोपनीय बातें चल रही हैं, वो सब पता करने का काम करते थे गुप्तचर। और इनके लिए एक अलग से विभाग बनाया गया था जिसे हमने कहा है दीवान ए वरीद, यानी इसे उस शासन काल में दीवान ए वरीद कहा जाता था। तो ये कुछ 6 प्रकार के विभाग होते थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं शेरशाह सूरी के समय पर। फिर केंद्रीय शासन के अंतर्गत सबसे जो शक्ति का प्रमुख स्रोत होता था, यह शासन में जो सर्वोच्च पद होता था वो होता था सुल्तान का। इसके बाद जो पूरा सब साम्राज्य होता था उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो उन्हीं को हमने कह दिया था प्रांत, सूबा या इक्ता। पहले भी हम समझ चुके हैं। आज की क्लास में भी आपको समझना है कि शेरशाह सूरी ने किस तरह से अपने साम्राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर रखा था, बांट रखा था, और किस तरह से उन पर प्रशासन किया जाता था। तो मान लीजिए कि ये कोई प्रशासनिक इकाई, ये पूरी साम्राज्य है शेरशाह सूरी का, तो उसने सबसे पहले इसे बांट रखा था कई सारी प्रांतों में, या जिन्हें हम सूबा और इक्ता भी कहते हैं। ये मान लीजिए एक सूबा है, ये दूसरा सूबा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से उसने सूबे में या प्रांतों में या इक्ते में बांट रखा था अपने पूरे साम्राज्य को। ये उसका मान लीजिए पूरा साम्राज्य है। तो याद रखिएगा प्रांत, सूबा या इक्ता तीनों एक ही जो शासन की इकाई थे उनका नाम हुआ करता था। तो ये बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा साम्राज्य, फिर प्रांत, सूबा या इक्ता, और प्रांत या सूबे या इक्ते को ही बांट दिया जाता था आगे चल करके सरकार में, जिन्हें आज के समय में अगर हम समझें तो जिले से रिलेट करके याद रख सकते हैं। मान लीजिए ये एक सूबा है तो इसे कई सारे जिलों में बांट दिया जाता था और इन्हीं को कह दिया जाता था सरकार। तो सरकार आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है कि सरकार आज के समय में, अगर आज के परिदृश्य में देखा जाए तो किससे रिलेट कर सकते हैं, किससे उसकी तुलना कर सकते हैं। तो सरकार की तुलना जिले से की जा सकती है। सबसे पहले साम्राज्य, फिर प्रांत, सूबा या इक्ता, तीनों एक ही नाम है। इनको फिर विभाजित किया गया था जिले में, जिले को फिर विभाजित किया गया था परगना में, और वर्तमान समय में इसकी तुलना कर सकते हैं ब्लॉक से। तो फिर परगने बनाए गए थे और इसके बाद शासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको ग्राम या गांव कहा जाता था। तो सबसे पहले साम्राज्य, फिर प्रांत, फिर सरकार या जिला, फिर परगना, और फिर इसके बाद गांव। ये पूरा जो क्रम है याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए सरकार जो होता था यानी जिला जो होता था, सबसे पहले जो साम्राज्य का सबसे प्रमुख होता था वो होता था सुल्तान। इसके बाद प्रांतों में हमने पढ़ा था सूबेदार या इक्तादार होते थे। इसके बाद सरकार या जिला के स्तर पर होते थे 2 अधिकारी, जिन्हें हम कहेंगे सिकदार ए सिकदारा और मुंसिफ ए मुंसिफा। तो सिकदार ए सिकदारा होता था सैन्य अधिकारी यहाँ पर, और मुंसिफ ए मुंसिफा होता था न्याय अधिकारी यहाँ पर। यानी जिले के स्तर पर 2 अधिकारी होते थे, सिकदार ए सिकदारा और मुंसिफ ए मुंसिफा। मुंसिफ ए मुंसिफा न्याय अधिकारी और ये सैन्य अधिकारी। फिर आते हैं परगना में, यानी आज के समय में जो ब्लॉक जिसे हम कह सकते हैं इस पर। तो परगना में भी एक सिकदार होता था यानी एक सैन्य अधिकारी होता था, एक न्याय अधिकारी होता था जिसे मुंसिफ कहा जाएगा, एक फौजदार होता था जिसे खजांची कहा जाता था, और 2 क्लर्क हुआ करते थे।
तो इन सबको भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद लास्ट में आती है शासन की सबसे छोटी इकाई, जिसे हमने कहा गांव या ग्राम। तो गांव का जो मुखिया या प्रधान होता था वो भी अल्टीमेटली जो होता उत्तरदायी होता था सुल्तान के प्रति या शासन के प्रति। वैसे शासन की उस समय इसे कोई इकाई नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी अगर अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो जो यहाँ का मुखिया होता था, प्रधान होता था, अगर यहाँ पर कोई भी केस होता है, कुछ भी उल्टा सीधा होता है, तो उसको उत्तरदायी माना जाता था कि इसे उत्तर देना होगा सरकार या सरकार मतलब राजा या सुल्तान के सामने। तो ये हमने समझ लिया केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन। अब हमें समझना है कि जो शेरशाह सूरी था उसके समय पर आर्थिक नीतियां उसने किस किस तरह की अपनाई थी और किस तरह से उसने अर्थव्यवस्था का संचालन किया था। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आय का जो प्रमुख स्रोत होता था उसे लगान या राजस्व कहा जाता था। यानी शेरशाह सूरी के समय भी अपने पिछले जो शासक थे या सुल्तान थे उनकी तरह ही शेरशाह सूरी के पास भी आय का जो प्रमुख साधन हुआ करता था, आय का जो प्रमुख स्रोत होता था वो होता था लगान या राजस्व, यानी कृषि से आने वाला टैक्स। इसे हमने पहले भी समझा था, कृषि से आने वाला जो टैक्स होता है उसको कहा जाता है लगान या भूमि कर। तो इससे सबसे ज्यादा मिलता था राजस्व या टैक्स सुल्तान को, और ये हुआ करता था उस समय उपज का 1/3। तो 1/3 आपको याद रखना है, कहीं कहीं पर मतलब 1/2 यानी आधा भी होता था, लेकिन नॉर्मली ये 1/3 हुआ करता था। फिर इसके बाद लगान या भूमि कर के अलावा भी यहाँ पर कई सारे कर लिए जाते थे सुल्तान के द्वारा, जिन्हें हम कहेंगे व्यापार कर, जजिया, टकसाल। और अगर युद्ध किया जाता है किसी भी सूबेदार, इख्तेदार के द्वारा या किसी भी इनके अंडर में आने वाले अधिकारी के द्वारा, तो वो अगर युद्ध करता है कहीं पर या लूट करता है तो उसका भी हिस्सा सुल्तान को देना होगा। ये बहुत पहले से चली आ रही नीति थी, हमने देखा था। फिर इसके बाद ये किसानों को भूमि पट्टे पर दिया करते थे। पट्टे पर देने के पहले उनसे साइन करवाए जाते थे कबूलियत पत्र पर उनसे साइन करवाए जाते थे कि पट्टे की जमीन को हम स्वीकार करते हैं और इसके बदले में हम अपनी उपज का कुछ हिस्सा सरकार को देंगे, यानी टैक्स इसके बदले में किसानों को चुकाना पड़ता था। फिर भूमि माप के लिए इसने भी सिकंदर लोदी के द्वारा चलाए गए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। इसके अलावा इसने सन की डंडी का भी प्रयोग किया था। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। भूमि को मापने के लिए, जमीन को मापने के लिए इसने सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। ये लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के द्वारा चलाया गया था और सन की डंडी का प्रयोग किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। और इस डंडी की माप होती थी या सिकंदरी गज की माप होती थी 32 इंच और 31 अंगुल, या तो 32 इंच या तो 31 अंगुल, ये दोनों में से एक आपके ऑप्शन में आएगा, तो ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हमें समझना है कि इसकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, इसका गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, इसके अलावा इसने कौन कौन सी इमारतों, रोडों आदि का निर्माण करवाया। तो अब हम सबसे पहले गुप्तचर और न्याय विभाग के बारे में देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो शेरशाह सूरी था उसने अलग से न्याय के लिए और गुप्तचरों के लिए विभाग की स्थापना की थी, यानी न्याय और गुप्तचरों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया था। क्योंकि आपको पता है आज से बहुत समय पहले या अभी भी अगर किसी को शासन करना है तो गुप्तचरों की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि गुप्तचरों के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि देश में कहां पर विद्रोह होने की आशंका है, देश में कहां पर कौन सा विद्रोही पनप रहा है या कहां पर कौन सा दुश्मन खड़ा हो रहा है, कौन सी प्लानिंग चल रही है। ये सारी बातें गुप्तचरों के द्वारा पता लगाई जाती हैं। वर्तमान समय में राज जो काम करती है वही इनका गुप्तचर विभाग किया करता था। तो देखिए, सुल्तान जो शेरशाह सूरी था उसने भी एक न्याय विभाग बनाया था, जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था दीवाने काजा। और इसके अलावा जो काजी का पद था वो भी बनाया गया था। इसके अलावा मुंसिफा का जो पद था वो भी बनाया गया था। ये सारी बातें थोड़ी देर पहले हमने समझी थी।
तो न्याय विभाग की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा जो गुप्तचर विभाग था वो भी शेरशाह सूरी के समय पर बनाया गया था, जिसे हमने कहा था दीवाने वरीद। तो दीवाने वरीद कहा जाता था गुप्तचर विभाग को। इसके अलावा दीवान ए काजा कहा जाता था न्याय विभाग को। तो इस तरह से इसने बहुत सारे पद और विभाग बनाए थे अलग अलग लेवल पर, शासन की अलग अलग इकाइयों के लिए। तो इसके अलावा सुल्तान जो होता था खुद शेरशाह सूरी, जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था, या न्याय का जो सबसे प्रमुख न्यायाधीश होता है, सीजेआई होता है आज के समय में, वो सुल्तान खुद हुआ करता था, यानी शेरशाह सूरी खुद हुआ करता था। और इसी उपलक्ष्य में उसने एक उपाधि भी धारण की थी कि सुल्तान उल आदल की उपाधि शेरशाह सूरी ने धारण की थी, क्योंकि वह न्यायप्रिय था और न्याय के लिए उसने बहुत सारी व्यवस्था अपने शासनकाल में की थी। फिर इसके शासनकाल में कठोर दंड विधान था, यानी किसी भी जो गुनाह होता था या किसी भी अपराध के लिए किसी अपराधी या दोषी को बहुत कड़ा दंड दिया जाता था, ताकि इसके जो शासन है उसमें न्याय व्यवस्था अच्छी तरह से काम कर सके, हमेशा न्याय कायम रहे। कहा जाता है कि इसके शासनकाल में इतना कड़ा दंड विधान होता था कि अगर किसी ने किसी दूसरे व्यक्ति को अंगों की क्षति पहुंचाई है तो उसके खुद के अंग काट दिए जाते थे। और इसके अलावा किसी ने किसी के साथ कोई ठगी की है, कोई लूटपाट की है, तो उसके लिए उसके शरीर से मांस का टुकड़ा काट दिया जाता था। तो इस तरह के कठोर दंड दिए जाते थे किसी अपराध के लिए अपराधी को। इसके अलावा हमने ये देख लिया मुंसिफ या मुंसिफा पद बनाया गया था, काजी पद बनाया गया था और गुप्तचर विभाग बनाया गया था। फिर अब हमें समझना है सैन्य व्यवस्था को। तो जो शेरशाह सूरी था उसकी सेना 4 भागों में विभाजित थी। इसमें पहले पर थे पैदल, दूसरे पर थे घुड़सवार, तीसरे हाथी और तोपखाना। तो ये 4 प्रकार की सेना बना रखी थी शेरशाह सूरी ने। पैदल सेना थी, घुड़सवार सैनिक थे, हाथी थे उसकी सेना में, और इसके अलावा तोपखाना था। तोपखाने के बलबूते पर ही इसने बहुत सारे युद्ध जीते थे। और इसके अलावा इसकी सेना में सबसे अधिक घुड़सवार हुआ करते थे और बहुत अच्छे घुड़सवार हुआ करते थे। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है कि 4 भागों में सैन्य व्यवस्था इनकी विभाजित थी। फिर इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जो था उसकी तरह ही सेना को नगद वेतन देना जारी रखा था। इसके अलावा इन्होंने घोड़ों को दागने की और सैनिकों का हुलिया रखने की जो परंपरा शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उसको भी यहाँ पर जारी रखा था। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की ही सैन्य व्यवस्था को आगे अपनाया था, या सैन्य व्यवस्था की पद्धति ही आगे जारी रखी थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर इसके अलावा दीवान ए आरिज, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इन्होंने भी एक सैन्य विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए आरिज। इसी को ही बलबन ने दीवान ए अर्ज कहा था जब उसने मंगोलों से सुरक्षा करने के लिए अपने साम्राज्य में या अपने शासन में एक सैन्य विभाग बनाया था, उसे कहा था उसने दीवाने अर्ज। फिर इसके बाद इन्होंने दीवाने आरिज बनाया है। और यहाँ पर घोड़ों को दागने की और सैनिकों का हुलिया रखने की पद्धति जो शुरू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी में हमने समझा था खिलजी वंश में कि किस तरह से उसने ये पद्धति अपनाई थी सेना के बीच हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, क्योंकि सेना इसके पहले बहुत सारा भ्रष्टाचार करती थी। मेन तौर पर जो घुड़सवार हुआ करते थे, ये घुड़सवारों के जो स्वामित्व वाले लोग होते थे जिन्हें इक्तादार कहा जाता था, उनके पास अगर 20 घोड़े हैं तो वो सम्राट को या सुल्तान को 40 या 50 घोड़े ऐसे करके दिखा देते थे और उनके रख रखाव के लिए उनसे ज्यादा पैसा ऐंठते थे, मांगते थे। तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने व्यवस्था की थी कि हम यहाँ पर अगर किसी इक्तेदार के पास सिर्फ 20 घोड़े हैं तो वो 20 घोड़े ही दिखा पाए, इसके लिए उसने घोड़े को दागने की प्रथा चालू की थी। इसमें क्या किया था, जो एक इक्तादार होता था उसके सभी घोड़ों पर एक ही तरह का साइन बना दिया जाता था, या तो क्रॉस का साइन बना दिया, ऐसा बना दिया, कोई सा भी साइन। एक इक्तेदार के पास जितने घोड़े होते थे उन सभी में
एक ही तरह का साइन बना दिया जाता था, ताकि जब भी इनके यहाँ पर सर्वे हो तो उसमें ये लोग अपने बगल के इक्तादार से घोड़े मंगाकर उनको न दिखा पाए। सबके घोड़ों में अलग अलग तरह के साइन बना दिए जाते थे। इसके अलावा सैनिकों का हुलिया लिया जाता था। इस तरह से इन्होंने सैन्य व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए इस तरह के जो नीतियां थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई थी, उनको आगे भी जारी रखा। फिर इन्होंने कुछ शहरों का निर्माण करवाया था और कुछ इमारतों का निर्माण करवाया था। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रोहतासगढ़ का दुर्ग बनवाया था इन्होंने, यानी किला बनवाया था। अब रोहतासगढ़ एक तो बिहार में भी है, लेकिन एक रोहतासगढ़ का किला जब आप देखेंगे इधर, मान लीजिए ये इंडिया है मान लीजिए, तो यहाँ पर पंजाब और पाकिस्तान का जो बॉर्डर वाला एरिया है, यहाँ पर भी एक रोहतासगढ़ के किले का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। जब हुमायूं यहाँ से भाग करके भारत से बाहर सिंध प्रांत में चला गया था, तो उसने यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था ताकि ये अंदर वापस लौटकर आसानी से ना आ सके। तो रोहतासगढ़ का दुर्ग आपको याद रखना है, उत्तर पश्चिम में है भारत के। फिर इसने कन्नौज नगर को जब उजाड़ दिया था तो उसकी जगह पर शेर सूर नाम का एक नगर बसाया था। फिर इसके अलावा ये बात आप सबको पता होगी कि इसने बिहार में सासाराम जो जगह थी, जहां के इसके पिता सूबेदार हुआ करते थे और बाद में ये भी वहां जाकर के कुछ समय तक उनका सहयोग करता है, तो वहीं पर इनके पिता की भी जो कब्र थी वो बनाई गई थी और वहीं पर सासाराम में ही एक कृत्रिम झील बनाई गई थी शेर शाह सूरी के द्वारा। और उसी झील के बीच में मान लीजिए ये एक झील बनाई गई है, तो यहाँ पर बीच में एक अष्टभुजीय यानी 8 कोने जिसके हों, आप समझते हैं अष्टभुजीय क्या होता है। तो अष्टभुजीय आकृति का मकबरा एक बनवाया गया था और ये मकबरा स्वयं शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। सासाराम बहुत विशेष है बिहार में, क्योंकि यहीं पर इसके पिता का मकबरा है, यहीं पर इसका मकबरा है, यहीं से होकर के जीटी रोड गुजरती है, जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जिसकी इसने मरम्मत करवाई थी। फिर इसके अलावा इसने यहीं पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी की गुफा में जो अशोक था उसका एक लघु शिलालेख था, उसको खुदवाया था, वहां उसको रखवाया था। तो सासाराम के बारे में ये चीजें याद रखिएगा। और सासाराम की झील के बीच में जो मकबरा बनवाया गया था शेर शाह सूरी का, अगर आपको मौका मिले तो जाकर देखिएगा, बहुत सुंदर मकबरा इसने बनवाया था। फिर इसके अलावा इसने पटना नगर की भी स्थापना की थी। पटना जो बिहार की वर्तमान में राजधानी है, उसकी स्थापना भी इसने की थी। फिर इसने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई थी जिसे कहा जाता है किला ए कुहना मस्जिद, और ये पठान शैली में बनाई गई है। ये भी बात भी आप याद रखिएगा, पठान शैली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है इसे। फिर इसके अलावा इसने कुछ सड़कें बनाई थी और इसके अलावा तालाब, सराय, ये सब कुछ बनवाए थे इसने। तो कौन कौन सी, तो इसमें आपको याद रखना है कि जीटी रोड की इसने मरम्मत करवाई थी। जीटी रोड आजकल जो वर्तमान समय में है NH1 और NH2 को जोड़ करके मिला करके कहा जाता है जीटी रोड, यानी ग्रांड ट्रंक रोड। फिर इसके अलावा ये जो रोड थी ये बंगाल से होकर के पाकिस्तान तक के लिए जाती थी। और हमने कल देखा था कि ये पहले अपने जो प्रारंभिक समय था उसमें ये सासाराम बिहार और बंगाल के आसपास वाले क्षेत्र का शासक हुआ करता था। फिर इसने धीरे धीरे यहाँ पर साम्राज्य का अपने विस्तार किया था। तो ये जो रोड थी बंगाल से होकर के पाकिस्तान तक जाती थी, इसने मरम्मत करवाई थी, क्योंकि इसका जो साम्राज्य था बंगाल से होकर के यहाँ पश्चिम तक फैला हुआ था, उत्तर पश्चिम तक फैला हुआ था दिल्ली का सम्राट बनने के बाद। तो यहाँ पर रह करके इसे यहाँ आने जाने की सुविधा हो जाती थी, सब जगह तेज रफ्तार से या जल्दी पहुंचने की सुविधा हो जाती थी। तो इसने जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी, ये बात याद रखिएगा। फिर इसने 1700 सराय भी बनवाए थे। सराय का मतलब होता है सड़क की कुछ कोस की दूरी में इसने छोटे छोटे कमरे और रहने की व्यवस्था जो जहां पर हो सके, इस तरह की इसने इमारतें बनवा दी थी कि अगर कोई व्यापारी है, व्यापार करने के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है,
या कोई व्यक्ति है कहीं जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो क्योंकि आज की तरह उस समय बहुत तेज गति से चलने वाले वाहन नहीं थे, थोड़ी सी भी दूरी बहुत देर में तय की जा सकती थी, तो इसने बीच बीच में सराय बनवाए थे कि वहां पर जो यात्री हो वो रुक सके, ठहर करके आराम से पानी पी सके, रह सके, रात गुजार सके, खाने की व्यवस्था वहां पर होती थी। तो इस तरह से इसने 1700 सराय बनाए थे, यानी ये एक कल्याणकारी शासक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसने बहुत सारे वेलफेयर वाले काम किए थे। फिर इसके अलावा इसने डाक प्रथा की भी शुरुआत की थी। हालांकि ये जो प्रथा थी ये बहुत उन्नत किस्म की नहीं थी, लेकिन इसने प्रारंभ ही से कर दिया था। ये जो सराय बनवाए गए थे इनके माध्यम से ही कुछ घुड़सवार तय किए गए थे, घोड़े तय किए गए थे कि ये घुड़सवार और ये घोड़े सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पर तेज गति से पहुंचाने का काम करेंगे। बीच में इन्हीं सरायों में रुक करके या एक सराय से पहुंच करके दूसरे सराय तक में ये चीजें पहुंचा दी जाती थी। उसके आगे कोई और व्यक्ति निश्चित कर दिया गया था कि इसके आगे ये व्यक्ति सूचना लेकर जाएगा। तो इस तरह से पत्र या सूचना आगे पहुंचाने के लिए डाक प्रथा की भी शुरुआत शेरशाह सूरी के समय पर हो गई थी। फिर इसके बाद हमें समझना है कि इसने कुछ सिक्के भी चलाए थे। हालांकि इसे हमें अर्थव्यवस्था वाले पोर्शन में कवर करना चाहिए था, वहां पर स्किप हो गया था। आप यहाँ देख लीजिए, इसने कुछ सिक्के चलाए थे जिसमें रुपया सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाता है कि रुपया कहाँ से, किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ। तो रुपया जो चांदी का बना हुआ होता था और इसका भार होता था 180 ग्रेन, इसे चलाया था शेरशाह सूरी ने पहली बार। इसके अलावा तांबे का एक सिक्का शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था जिसे दाम कहा जाता था और इसका भार होता था 380 ग्रेन। इन सिक्कों को ढालने के लिए टकसाल हुआ करती थी, यानी टकसालों में ये ढाले जाते थे। और जो शेरशाह सूरी था उसके समय पर 23 टकसाल हुआ करती थी। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि हुमायूं कैसे भारत वापस आया और फिर अकबर का जो मेन तौर पर साम्राज्य शुरू होता है वो हमें कल की क्लास में पढ़ना है, क्योंकि इसके पहले हम शेरशाह सूरी को और हुमायूं किस तरह से भारत से भाग करके सिंध प्रांत में बस जाता है यहाँ तक को पढ़ चुके हैं।